हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम इस सीरीज का एवरीवन शुड नो सीरीज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी ने अपने थॉट से कैसे सोसाइटी को सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किए, सोसाइटी को कैसे ट्रांसेंड किया। ठीक, और मैं आप सभी का अगेन वेलकम करना चाहूँगा इस चैनल पे। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस पे मैं 2026 में केवल प्रीलिम्स में होने वाले एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी किसी और एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ। इस बार मैंने यूपी पीसीएस भी साथ में रखा, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम क्वेरी आई थी बहुत सारी और बहुत टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, तो मुझे लगा एक गिल्ट सा रह गया। किसी ने मुझसे कहा था कि 2024 का पेपर डिस्कस करवा दें, प्रीलिम्स का यूपी पीसीएस मैं करवा नहीं पाया था, तो मुझे लगा कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस क्योंकि एक ही है, क्वेश्चन फॉर्मेट में थोड़े चेंजेस हैं, तो मुझे लगा कि दोनों साथ में करवाने चाहिए। पहली सीरीज मेरी यही चल रही है। मैं आपको एक वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए यूपीएससी 2026 या यूपी पीसीएस 2026 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि दूसरे वीडियो में हम सबसे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस करेंगे, फिर केशव चंद्र सेन को। इसमें आपको कुछ 30 to 35 वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि हमारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में और फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे अपना योगदान दिया था। और हमें जानना चाहिए, ज़रूरी है, केवल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि आपको मेंस में आंसर में क्या डालना है, कैसे लिखना है। और प्रीलिम्स के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप रट के बैठे होते हैं, फिर नहीं होता है। तो आपको जो कुछ पर्सनालिटीज़ हैं वो किसी बुक में अच्छे से पढ़ने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो मुझे पता है कि क्या कौन-सी बुक पढ़ी जाती है और कितना आप पढ़ते हो। और फिर क्वेश्चन थोड़ा-सा भी, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा-सा भी ट्विस्ट डालता है एग्ज़ामिनर और आप हिल जाते हो, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक। तो मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में कल डिस्कस किया था, जब उनकी डेथ होती है 1833 में। तो एक ये मान के चलो आप कि स्पेस लूप सब क्रिएट हो जाता है, जिसमें अब आगे कोई सोशल रिफॉर्मर दिख नहीं रहा होता है। तो फिर से ऑर्थोडॉक्सियन धीरे-धीरे डोमिनेट करने लगते हैं। सती का सिस्टम भले ही अभी ये इलीगल हो गया था, पर इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चाहिए था जो हमेशा एक वार्निंग देता रहे लोगों को और प्रोटेस्ट करता रहे। फिर थोड़ी-थोड़ी सोसाइटी, ये समझ लो कि अ, आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी-थोड़ी सोसाइटी फिर से वही ऑर्थोडॉक्सियन कल्चर को फ़ॉलो करना चाहती थी। ऑर्थोडॉक्सियन कल्चर का ये मतलब नहीं है कि वो अल्टीमेटली गलत ही थे। कुछ ऐसी सोशल एविल्स थी जो हमारे वेद और उपनिषद नहीं मानते थे, लेकिन उन्हीं का हवाला देके उनको चलाया जा रहा था, लाइक सती सिस्टम। किसी भी वेद और उपनिषद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये, फिर भी इनको चलाया जा रहा था। ऑर्थोडॉक्सियंस गलत नहीं थे, हम भी ऑर्थोडॉक्सियन हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन को मानते हैं या किसी मतलब इस्लाम को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, और आज भी धर्म पॉलिटिक्स के ऊपर प्रिवेल करता है। कैसे? छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे पहले भी बोला था, कोई भी सीनिक रूट नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने देश या अपने धर्म से आगे बढ़ के हमें कुछ ऐसा रिफ़ॉर्म ले आना चाहिए, तो पहले थोड़ा समझिए। हमेशा इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से हर एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। लाइक वेनेजुएला में वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, डेनमार्क पे अटैक करने की बात करते हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं वेदर आई विल परचेज़ इट और आई कैप्चर इट। सो यू नो, अ, ऐसे टाइम में, और वो कभी-कभी अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की किसी ने कंट्री पे अटैक करते हैं, बमबारी करते हैं। क्या रीज़न क्या होता है? सिंपल सा, कि वहाँ पे क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है, उनको सप्रेस किया जा रहा है। तो आप बातों को समझो। जो आपसे कहते हैं ना कि वेस्टर्नाइज़ हो जाओ, साइंटिफिक हो जाओ, तो साइंटिफिक होना है, लेकिन आपके अपने ओरिजिनल कल्चर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका ओरिजिनल कल्चर ही पूरा-पूरा साइंस से भरा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि ओपेनहाइमर ने जब शायद बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर से समझ लो। मैंने बताया था आपको कि ओपेनहाइमर ने जब ये न्यूक्लियर बम का ये समझ लो आप कि टेस्ट हो गया और हिरोशिमा नागासाकी साकी पे इसको गिराया गया, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो कोट उठाया था, वो कोट था कहाँ का? महाभारत का। उन्होंने कहा था कि मैंने ये बना दिया है जो सारी सृष्टि को ही ले डूबेगा। तो आप बातों को समझो कि हमारी साइंस खुद से, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है या हमारे जो एपिक्स हैं, उनमें ही साइंस है। तो आपको वो नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑर्थोडॉक्सियन का ये मतलब नहीं, लेकिन जो सोशल लेवल्स हैं, उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन वो सारी चीज़ें में मैं थोड़ा-सा बता दिया आपको, एक आध पॉइंट, क्योंकि मुझे इसमें 2 लोगों को कवर करना है, तो मैंने ये रखा कि 25 या एट लीस्ट 25 और 30 मिनट, ठीक?
मेरी कोशिश यही है। तो पहले पहले हम चलते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म होता है 1817 में, जिनकी डेथ होती है 1905 में। इनके बारे में ये एक बंगाल में ही इनका भी जन्म हुआ था। ये द्वारकानाथ टैगोर जी के बेटे थे, द्वारकानाथ टैगोर जी के बेटे थे। द्वारकानाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वो एक ऐसे एलीट पर्सन थे जिन्होंने लग्जरी लाइफ जी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की जैसी लाइफ जी थी, और जिनको लंदन आज जैसे आप आज आते जाते हो ना, आपके कुछ सेलिब्रिटी होंगे जिनको आप बहुत अच्छे से मतलब मानते होगे, फैन होगे, वो जिस तरीके से आज के टाइम पे आते जाते रहते हैं ना, उसी तरीके से लंदन उनके लिए था। और उस टाइम पे अमेरिका वगैरह का कोई खास रोल तो नहीं था, तो लंदन ही आपको ऐसा माना जाता था कि आप बहुत एलीट हैं, आप तो लंदन का टूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी तो मिलनी चाहिए। तो द्वारकानाथ टैगोर जी, आपको मैंने बताया था कि पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनी थी, उसके एक एसोसिएट मेंबर थे। और दूसरी बात, एक लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, उसके भी वो एसोसिएट मेंबर थे। ठीक, ये आप मान लो कि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। उन्होंने एक बैंक बनाया था, यूनियन बैंक ऑफ कोलकाता, 1829 के आसपास, शायद अगर मैं सही हूँ, 1829 के पास यूनियन बैंक ऑफ कोलकाता बनाया था। अगर कोलकाता से कोई है उसको पता होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब वही बात, प्रिंस के सन है ये, वही सारी चीजें। लेकिन अब क्या होता है ना कि जो इनकी ग्रैंड मदर होती हैं, वो इनकी देखभाल कर रही होती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो इन्हें ये लगता है कि ये लग्जरी भोगने में क्या कुछ फायदा है, कि हमें कुछ सत्य की खोज में निकलना चाहिए। अब 1839 में इनकी डेथ होती है, और 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का तत्वबोधिनी सभा इन्होंने बनाई। ठीक, अब क्या होता है, क्योंकि इनके जो जिनके फादर होते हैं राजा राम मोहन राय के एसोसिएट होते हैं, तो इनको भी पता होगा कि ब्रह्मो समाज क्या है, ब्रह्मो सभा जो अभी तक था। ठीक, अब क्योंकि वो फेड हो रहा था, फेड इनटू ऑब्सक्योरिटी, धीरे धीरे फेड होने लगा था ब्रह्मो समाज, तो इन्होंने क्या किया कि 1842 में उसको भी तत्वबोधिनी सभा में मिला लिया। अल्टीमेट जो नाम दिया वो था ब्रह्मो समाज। ठीक, अब क्या होता है, धीरे धीरे करके जब ब्रह्मो समाज में, अब मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय किस चीज के लिए फेमस थे, वो मोनोथेइज्म के लिए लड़ाई लड़ते थे कि मोनोथेइस्ट बनो, बहुत ज्यादा भगवान की अलग अलग कई देवी देवताओं की पूजा मत करो, एक ही करो, आइडियोलेट्री को मत मानो, भगवान निराकार हैं ये मानो। ठीक, वो कास्ट के अगेंस्ट में थे, जो कास्टिज्म चलता था उसके अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करो। ठीक, वही सारी चीजें इन्होंने अपनी जो ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी थी, जिसको इंग्लिश में ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी कहते हैं, तत्वबोधिनी सभा को, ये सारी चीजें इन्होंने अपने इसमें डाली। और तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ में ब्रह्मो समाज भी चलने लगा। अल्टीमेटली जो ब्रह्मो समाज 1842 में हो जाता। ठीक, अब यहाँ पे कुछ तो आपको चाहिए होगा अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए। आप लोगों को कैसे बताओगे, मुंह से सबसे जाके नहीं बता सकते हो ना कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, नहीं। आज का न्यूज़पेपर है, तो उस टाइम पे भी उन्होंने तत्वबोधिनी प्रकाशिका एक जनरल थी। ठीक, जनरल, सॉरी यार, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ जनरल और जर्नल में बोलने में। ठीक, जर्नल थी। ठीक, जर्नल थी, एक तत्वबोधिनी प्रकाशिका जर्नल थी, जिसको वो जिसके थ्रू ये सारी चीज़ों को प्रमोट किया करते थे। ठीक, और वो हिंदू स्क्रिप्चर्स जो थे उनको बहुत अच्छे से पढ़ा था उन्होंने। तो उनका मानना था कि आप ग्रेजुअली शिफ्ट करो। ठीक, पहले आप हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, उपनिषद है, वेद, इनको पढ़ो, फिर उनमें देखो क्या प्रॉब्लम्स हैं। सोसाइटी ऐसे ही तो डेवलप होती है, ऐसे नहीं होती कि आज आप इंडियन हैं, कल को आपने अपने देश का नाम किसी यूरोपियन नेशन के नाम से उठा के रख दिया, ऐसे नहीं। और आप लोगों को सप्रेस कर रहे हो, यहाँ के जो नेटिव हैं, कि नहीं आपको ड्रेस वैसे पहनना पड़ेगा, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आपको खाना वैसे खाना पड़ेगा, वो जो भी है फोर्क वगैरह के साथ में, ऐसा नहीं होता। ठीक, आपको ग्रेजुअल शिफ्ट करना होगा, और अल्टीमेट एम ये नहीं है कि आपको वेस्टर्नाइज करना। ठीक, वेस्टर्नाइज नहीं करना अपने आपको, अपने जो भी आपका जो कल्चर है उसको रिफॉर्म करना, वो ये चाहते थे। ठीक, अब फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे में उसमें उस सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं। अब एक चीज और होती है, क्योंकि वुमेन्स पीछे थी, वुमेन डेवलपमेंट के लिए भी कुछ काम करना था, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा कहाँ से स्टार्ट किया जाए। उनको समझ आया कि पहले तो अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले हमारे यहाँ की जो वीमेंस हैं, उन वीमेंस को हमें पढ़ाना होगा। तो उन्होंने ट्यूटर हायर किया कि हमारे यहाँ आप आके पढ़ाओ। जब वो पढ़ी लिखी हो गई, तो बाद में उन्होंने कई लिटरेचर और कई और सारी चीज़ों पे काम किया। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने जो स्लाइड में दिखाई आपको बता दिया, ब्रह्म धर्म, नो आइडेंटिटी, कोवेनेंट। ठीक, अब वही चीज़ होता है कि अपने यहाँ की वुमेन्स को एजुकेशन देते हैं, वो फिर रिपल इफेक्ट का क्या होता है कि कई जगहों पे वो काम करती हैं, और अदर वीमेन को कहती हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक रिफॉर्म हो गया। ठीक, एक साइड का रिफॉर्म आपका ब्रह्मो समाज से लेके वुमेन्स एजुकेशन तक का रिफॉर्म होता है। ठीक, अब दूसरा सोशल रिफॉर्म क्या होता है, सती को पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उसके अगेंस्ट में कोई बोलने वाला तो चाहिए था ना। नहीं तो क्या होता है कि कौन सा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं ना, अंग्रेजों के लिए ये सारी चीजें।
तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो एक्ट आया है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो हमें हमें अपनी आवाज़ को वोकल करना होगा, हमें लाउडली बोलना होगा चीज़ों के बारे में कि हाँ, ये गलत है। इसलिए इन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ सती सिस्टम का विरोध ही किया, ठीक? और उस मोमेंटम को अलाइव रखा। उसके बाद में वो उन्होंने कहीं-कहीं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का भी हमेशा साथ दिया कि विडो रिमैरेज के लिए, जो 1856 में आपको 1855 में, शायद 1855-1856 में ये रिवोक किया जाता है, ठीक? कि आप अब विडोज़ जो हैं वो मतलब रीमैरिज कर सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो आप दोबारा से शादी कर सकती हैं, ऐज आपकी कम है, आप क्योंकि देखो, एक सोसाइटी ऐसी थी जहाँ पे आपको, अगर आपके हस्बैंड की डेथ भी हो गई, आज भी आपको फूड, आपके बच्चों के पालन-पोषण के लिए कोई तो चाहिए होगा, कोई तो अर्निंग करने वाला हो। वो उस टाइम पे आप देख रहे हो, पढ़ने-लिखने के लिए वुमेन्स को छूट ही नहीं मिलती थी, वो जॉब कहाँ से करेंगी? और जॉब थी कहाँ पे वहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें सोचो, इसलिए ये सब धीरे-धीरे लोगों की नज़र में आने लगा, हाइलाइट होने लगा, ठीक? अब तत्वबोधिनी सभा से इन सारी चीज़ों को उन्होंने डिफेंड किया। तत्वबोधिनी प्रकाशिका के थ्रू इन सारी चीज़ों को इन्होंने डिफेंड किया। अब क्या होगा, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हो गया। सोशियो रिलीजियस मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या होता है? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बाद एक बनता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक? 1851 में पहली पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें इंडियंस मेजॉरिटेरियन होते हैं, या फिर ये मान के चलो, अब इसको देखो, राधाकांत देव जी जो थे ना, इसके प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव। अगर मुझे कहीं समय मिला तो मैं इनके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, भले भले 2-3 पेज में 1-2 मिनट का हो, लेकिन मैं बताऊंगा। राधाकांत देव जी जो थे, ये इसके प्रेसिडेंट थे, और इनको बनाया इन्होंने सेक्रेटरी, कहा कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी रहेंगे सेक्रेटरी, और ये सब फाउंडिंग इसके मेंबर्स थे। अब इन्होंने, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसकी डिमांड क्या थी कि जो आने वाला आपका 1853 का चार्टर एक्ट है, उसमें आपको सेपरेट करना होगा एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, और हुआ भी। अगर आपको 1853 याद है तो हुआ। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन पुअर, ये कहा नहीं जा सकता कि हुआ कि नहीं हुआ। हायर पोस्ट फॉर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा था कि 6 मेंबर आप गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें 6 मेंबर आप इंडियंस को डालोगे, जो इंडियंस हैं उनको आप इसमें रखोगे, ठीक? 6 इंडियन मेंबर होंगे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक? ये था इनका पॉलिटिकल कैरियर नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म में जो इन्होंने अपना योगदान दिया। अब बात आती है कि पीजेंट्री और पुअर्स को कैसे इन्होंने डिफेंड किया। तो अगर अभी कभी भी आप गांव में गए हो, या आप गांव से एसोसिएटेड हो, तो पहले क्या होता था ना, अभी भी आज भी ऐसे पता चल जाए कि कुछ ऐसा हो रहा है कि बाहर के लोग आके आपके गांव में चोरी कर रहे हैं, तो गांव के कुछ लोग जगेंगे। वो पुलिस को कंप्लेन बाद में करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है, पता नहीं पुलिस हम पे ही कुछ कोई धारा लगा दे, कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि थोड़ा-सा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जाने दो, छोड़ो। तो क्या है ना कि ये हर एक कोने में लोग जा कर के एक-एक लोग, 2-2 लोग वहाँ पे चौकीदारी करते थे, ताकि लोग रात में आराम से सो सकें। अब उसका कोई टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। हाँ भाई, ये चौकीदारी कर रहे हैं तो कल कोई और करेगा। एक बार्टर सिस्टम हो गया था कि आज मैंने किया, कल आप करोगे। अब अंग्रेज क्या कहते हैं कि भाई हम आए हैं और अपनी पुलिस सिस्टम को, ये समझो पुलिस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको टैक्स देना होगा, चौकीदारी टैक्स। क्योंकि हमारे लोग जो वॉच कर रहे हैं आपके विलेज को, उसके लिए आपको कुछ तो हमें देना होगा। अब ठीक है, चलो हमने कहा दे दो भाई, हम भी सो लेंगे आराम से। लेकिन अगर आप 5 रुपए के काम को कहो कि 50 देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स का तो यही था, बढ़ते जाता था। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने फाइट किया कि नहीं, चौकीदारी टैक्स हम नहीं देंगे, या तो आप कम करो या तो हम खुद कर लेते हैं, हम चौकीदारी कर लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उन्हें तो वही अपना, ये समझ लो कि जो कोलोनियलिज़्म था, उसको एम्पावर करना था, स्टेबल करना था, तो आपको कैसे न कैसे सप्रेस करना होगा, पर इसके लिए उन्होंने फाइट किया। इंडिगो रेसिस्टेंस 1860s में होता, ठीक? आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा हो, कि क्या होता थी, नील की खेती होती थी। जल्दी-जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके। नील की खेती होती थी, उसमें जो लठियाल्स, कुछ वो जो इंग्लिशमैन होते थे, वो कुछ लठियाल्स रख लेते थे, और जो बेसिकली आप ये समझ लो कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते थे, उनसे, और या फिर आपके पास खेत है, जो भी आपके पास फील्ड है, तो आपसे कहेंगे कि नहीं, आपको ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक? अगर आप नहीं करते हो, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो एक इंडिगो रिवॉल्ट होता है, क्योंकि अब जर्मन डाई आ गई थी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो जर्मन डाई आ गई थी। अब नील की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, तो वो ये समझ लो कि इसका सेल होता नहीं था, सेल नहीं होगा, तो प्रॉब्लम ये थी कि उनको कहाँ से मिलेगा? तो जो जी, ये समझ लो कि एंड ऑफ
नील कल्चर, ये आप मान को चलो कि जो नील खेती थी वो धीरे-धीरे एंड होने वाली थी। थोड़ा सा ये बड़ा है, मैं उसमें जाऊँगा नहीं। उसको समझाने के लिए मुझे आपको बताना होगा कि जो अ, जर्मन डाई आई, फिर यहाँ पे नील की खेती में क्या-क्या चीज़ें होती थी, किसने-किसने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानना चाहता हूँ। बस ये समझ लो कि नील की इंडिगो रेसिस्टेंस में इन्होंने उन सभी का समर्थन किया था। किसका? जो जिनकी फील्ड थी, ना कि लठियाल और प्लांटर्स का, ठीक? जो फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आपको ये ग्रो करना होगा, ठीक? अब क्या होता है, कौन-कौन सा होगा, मैंने सोशियो, रिलीजियस, पॉलिटिकल और पुअर के लिए सारे रिफॉर्म बता दिए। अब बात होती है 1813 में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक रूल डाला था कि अब ये जाएँगे, जो मिशनरीज़ गए हैं, पहले उन्होंने बोला था कि मिशनरीज़ जाएँ, ठीक है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, कन्वर्जन को प्रमोट नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा नहीं, अब कर सकते हो। तो लोग क्रिश्चियनिटी में प्रमोट होने लगे थे। प्रमोट क्या बोल रहा हूँ, प्रमोट नहीं, सॉरी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे थे, ठीक? क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे थे। क्रिश्चियन आप बनोगे तो आपको हिंदुइज़्म या इस्लामिज़्म के रूल्स नहीं फ़ॉलो करने पड़ेंगे और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको प्रायोरिटीज़ दी जाएँगी, तो ये सब चक्कर था, ठीक? उसके अगेंस्ट में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहा। उन्होंने कहा कि अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को फ़ॉलो करो। जो आपके एंसेस्टर्स आपको दे गए उसको फ़ॉलो करो। आप थोड़े से पैसे के लिए या फिर थोड़ी-सी रिस्पेक्ट के लिए आप दूसरे में ना प्रमोट हो, दूसरे में ना कन्वर्ट हो, प्रमोट बार-बार बोलता हूँ, सॉरी, कन्वर्ट हो। और इसके अगेंस्ट में भी इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक? इन द एंड मैं बस इतना ही बताऊँगा कि 1863 में इन्होंने एक जगह थी बोलपुर, उसमें कुछ लैंड लिया और एक आश्रम बनाया, जिसको आज आज आप जानते हो शांति निकेतन। तो ये समझ लो कि एक क्रेडल साबित हुआ फॉर हिज सन रवींद्रनाथ टैगोर। आज आप उसको फेमस यूनिवर्सिटी मानते हो, विश्व भारती कहा जाता है उसको, ठीक? शांति निकेतन। अब क्या होता है कि जो केशव चंद्र सेन जी होते हैं, 1856 में वो ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज, ठीक? 7 साल बाद उनको आचार्य बनाया जाता है 1863 के आसपास, और 1 साल आचार्य रहने के बाद वो आप अभी देखोगे 1864 में वो ब्रह्मो समाज छोड़ देते हैं। उसका कुछ कारण है, पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। केशव चंद्र सेन जी, देखो इनके नाम के बारे में लिखा थंडरबोल्ट। ब्रह्मानंद, 1838 में इनका जन्म होता है, 1884 में इनकी डेथ होती है। कहाँ पे इनका जन्म होता है ये भी बताएं, उतना जानना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है। ये भी कहाँ के थे? बंगाल के थे। अभी बंगाल ही चल रहा है। दो ही देखो, आपको फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में दो बहुत ज़्यादा तीन मिलेंगे। एक मद्रास, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपको पंजाब और चौथा कोलकाता, ठीक? आप कोलकाता को वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल बोलेंगे, ठीक? वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, ठीक? अब इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे केशव चंद्र सेन जी की, वो भी राजा राम मोहन राय को अपोज़ करते थे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे ना, तो राजा राम मोहन राय को अपोज़ करेंगे। फैमिली इनकी ऑर्थोडॉक्स, अभी इनके बारे में आप सुनना तो आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने इंग्लिश में सारी पढ़ाई अपनी की। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिश्चियन जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ेंगे, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग वगैरह को पढ़ा उन्होंने। फिर क्या किया उन्होंने, धीरे-धीरे करके 19 की एज में वो ज्वाइन कर लेते हैं 1857 में, जो मैंने आपको बताया था, ब्रह्मो समाज। अब सोचो, आप ज्वाइन करोगे ब्रह्मो समाज, आपने पढ़ाई इंग्लिश में की है, आप अपने फैमिली के अगेंस्ट में हो, फैमिली भी उनकी आश्चर्यचकित रह गई कि कहाँ जा रहे हैं ब्रह्मो समाज में, क्योंकि धीरे-धीरे उन फैमिली को भी समझ में आने लगा था कि ब्रह्मो समाज थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर लगता है, लेकिन हमारे रिलीजियस जो सोशो रिलीजियस कल्चर है उनके अगेंस्ट में इतना नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से वो थोड़ा शॉक्ड थे। एक तो ये ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब सब कुछ पढ़ा इन्होंने, बहुत ज़्यादा इनको रेडिकल होना चाहिए था, लेकिन इतने रेडिकल नहीं बने। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने सोचा कि ऑर्थोडॉक्स को छोड़ के अब ये रेडिकल की तरफ थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, 1857 में जब ये ज्वाइन करते हैं तो अगले 7 से 8 सालों के लिए इन दो जोड़ों को ज्वेल पेयर पेयर कहा गया, ठीक? किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर को और केशव चंद्र सेन जी को, ठीक? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्योंकि उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर जी की जो भी फिलॉसफी थी, स्टेबिलिटी वगैरह थी, ये समझ लो कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको अपने बेटे की तरह माना। और क्या किया कि उनको सारी फिलॉसफीज़ वगैरह हिंदुइज़्म की जो भी होती हैं, उन बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ब्रह्मो समाज की फिलॉसफी को समझाया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है, आइडियोलॉजिकल क्रैक्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेडिकल थे और ये कंज़र्वेटिव थे। इन्होंने कहा कि ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए। ये चाहते थे कि कल्चरल सिंबल को इंटैक्ट रखा जाए। वो चाहते थे कि हटाओ, हमें रेडिकल शिफ्ट लाना होगा, वेस्टर्नाइज़ करना होगा चीज़ों को, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारे सोशल लेवल्स हैं। उनको डर ये था कि सपोज़ करो कि इंटरकास्ट मैरिज में, ये चाहते इंटरकास्ट मैरिज जल्दी-जल्दी स्टार्ट हो जाए, मतलब सब कुछ ऐसे होना चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें इस पूरी सोसाइटी को ही इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफॉर्म कर देना है।
उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम चलते हैं तो एक तो सोसाइटी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, दूसरा जिसकी शादी होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा सोसाइटी से, और ये चाहते थे इमीडिएट हो। ये इनका मानना था देवेंद्रनाथ टैगोर जी का कि उपनिषद हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पढ़ा था? क्रिश्चियन प्लस वैष्णविज्म, लेकिन टिल्टेड किसकी तरफ थे ये मोर? तो क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो इनका ये मानना था कि जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी कहती है उस हिसाब से हमें अपने खुद को शिफ्ट करना चाहिए। अब क्या होता है कि एक स्प्लिट होता है 1866 में। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर के मैं थोड़ा-सा फास्ट करूँगा चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है टाइम होने वाला है, 30 मिनट से ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो इन दोनों लोगों के होते हैं, उसकी वजह से एक ग्रेट सिज़म होता है, ये समझ लो। एक स्प्लिट होती है लाइक 1907, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे उनके बीच में एक स्प्लिट होती है, जिसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है, ठीक। अब आदि जो पुराना ब्रह्मो समाज था उसका नाम हो जाता है आदि ब्रह्मो समाज। पुराना ब्रह्मो समाज है तो आदि, उसको उसके लीडर देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। और नया जो बना उसको उन्होंने नाम दिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि एग्रेसिव तरीके से इन्होंने रिफॉर्म को प्रमोट किया, ठीक। और इसमें 2 एलिमेंट्स को उतारा, एक वैष्णविज्म में भक्ति और डिवोशन। भक्ति और डिवोशन में एक नगर कीर्तन होगी, फिर अब मैं कुछ शास्त्र लिखूंगा जिसमें सारे कल्चर, सारे जो रिलीजन्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे, एक शास्त्र ऐसा लिखूंगा। बाकी नगर कीर्तन करवाओ, वैष्णविज्म को प्रमोट करो, नगर कीर्तन करवाओ, जो उसमें अच्छी अच्छी बातें उन लोगों को बताओ, ठीक। ये सारी बातें इनकी थी। आप ये देख लो, नगर कीर्तन एंड श्लोक संग्रह, एक श्लोक संग्रह इन्होंने बनाया था। आप यहाँ से देख सकते हो श्लोक संग्रह, आप स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि पीडीएफ मैंने आपको बताया, पीडीएफ आपको मिलेंगी। ये पीडीएफ थोड़ा सही बना है, तो मुझे लगता है यही पीडीएफ दे दूंगा जिससे पीडीएफ आप चाहोगे, लेकिन उसके लिए मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है, ठीक। तो क्या होता है, श्लोक संग्रह बनाया। अब इन्होंने कब छोड़ा है? 1866 में। अब थोड़ा सा जिस हिसाब से ये रेडिकल थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके तो थोड़े चहेते बनेंगे ना ये, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सियन के अगेंस्ट में, ऑर्थोडॉक्सियन क्या, जो इंडियन रिफॉर्मर हैं उनके भी अगेंस्ट में है। ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, तो थोड़े से इनको ये समझ लो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब इनकी विजिट इंग्लैंड भी होने लगी, वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया से मिले, ग्लैडस्टोन से मिले। अच्छा, अब क्या होता है, 1870 में वहाँ पे ये मिलने जाते हैं, ठीक। और वहाँ से इनको एक और समझ लो कि मोटिवेशन मिल के आता है, और उन्होंने क्या कहा कि ही फेमसली सेड, इट इज क्राइस्ट हु रूल ब्रिटिश इंडिया, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट, एम्फेसाइजिंग मोरल रूल ओवर पॉलिटिकल रूल। उनका ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से इंडिया पे रूल किया जा रहा है, ना कि ब्रिटिशर्स में, ठीक। आप ये बात को समझो, क्योंकि वो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं मैं थोड़ी सी बातें ऐसी बोल गया हूँ कि आप उनके अगेंस्ट में हो जाओ, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में हर तरीके के काम होते हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी जी मॉडरेट्स थे, और जब आप महात्मा गांधी को सपोर्ट करो तो आप भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को नहीं सपोर्ट करोगे। आपको सपोर्ट दोनों को करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए किया। आज हम बैठ के पढ़ पा रहे हैं, हम सोवरिन नेशन हैं, तो उनकी वजह से, ठीक। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो एक रिजल्ट पे ले जा करके हमको छोड़ते हैं, ठीक। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आते हैं तो इनको एक वहाँ से सपोर्ट मिला कि हाँ ठीक है, आप जाओ, जो कहोगे उसमें हम सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि एक नेटिव मैरिज एक्ट ले आओ। नेटिव मैरिज एक्ट की 2-3 बातें मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। एक तो उन्होंने रखा कि लड़कियों की जो एज होनी चाहिए वो 14 साल होनी चाहिए, और लड़कों की 18 साल, अगर आपको शादी करनी है, ठीक। एक पॉइंट। दूसरा, आपको शादी एक करनी होगी, जो 10-10, 12-12 शादी कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने रखी कि पहले क्या था कि अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं तो आप हिंदू रूल को नहीं फॉलो करेंगे, मतलब आप इंटरकास्ट मैरिज अब कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। जब इस्लामिक रूल चलता था, सल्तनत रूल था, मुगल एम्पायर था, उस टाइम पे था आप अगर इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट करते तो आपको उस टाइम पे जो गवर्नमेंट या किंग थे वो सपोर्ट करेंगे, आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आप किसी भी कल्चर के हैं, बस आप रिलीजन के, आपको बस इतना कहना है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ठीक। और आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। आई एम नॉट अ हिंदू, आई एम नॉट अ मुस्लिम, टू मैरी अंडर दिस एक्ट वन मस्ट डिक्लेयर आई एम नॉट अ हिंदू, नॉट अ मुसलमान, नॉट अ क्रिश्चियन, ठीक। ये तो सिविल कोड, जैसे आप गोवा में जानते हैं, जैसे रिसेंटली वहाँ पे लागू हुआ है उत्तराखंड में, ठीक। 2 स्टेट हो गए इंडिया के जहाँ पे आज के टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, ठीक। जो सिविल कोड होता है किसी एक नेशन का हो सकता है, किसी एक रिलीजन का हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब सबके लिए सेम है। आप आर्टिकल 45 में पढ़ते होंगे कि इंडिया में जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक, यूसीसी की। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कौन-कौन सी चीज़ों पे कर लिया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर ली, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर ली कि आपको आइडोलेट्री को, मतलब जो पुरानी चीज़ें थी सेम हुई थी, बस उसको रेडिकलाइज करना चाहते थे, वो बहुत चीज़ों को एक्सपेडाइट करना चाहते थे, प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो ये चाहते थे, ठीक।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, 1866 में वो छोड़े और 1872 में एक और स्प्लिट होता है। क्या होता है, उन्होंने अपनी 14 साल की जो बेटी थी, 14 साल से कम एज की थी, मतलब अभी रूल जो एक्ट था उस हिसाब से वो इसेबल नहीं हुई थी कि उनकी शादी कर दिया जाए, ठीक। पर जो प्रिंस होते हैं कूच बिहार के, उनसे वो शादी कर देते हैं। ये हिपोक्रेसी सामने आती है उनकी, ठीक। अब जो उनके खुद के फॉलोअर होते हैं, लाइक आनंद मोहन बोस, अभी आपको मिलेंगे आगे, इन लोगों ने क्या किया कि इस सभा से ही खुद को बाहर कर लिया, इस समाज से ही खुद को बाहर कर लिया। और उन्होंने कहा कि जब आपने खुद रूल को फॉलो नहीं किया तो हम कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हिपोक्रेसी सामने आती है, यहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्या स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ी-थोड़ी जो फेम इनका भी है ना, वो डेंट होने लगता है, ठीक? फेम पे डेंट आने लगता है। और अब क्या होता है कि जैसे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, ये दोनों लोग थे, इन्होंने बनाया साधारण ब्रह्मो समाज। पहले क्या था ब्रह्मो समाज, तो इन्होंने उसको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया नाम दिया, पुराना वाला। आदि ब्रह्मो समाज बना। अब इनसे अलग होकर साधारण ब्रह्मो समाज बना। वो क्या मानते थे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी कास्ट एंड रेशनल चीजों को मानते थे, एंटी कास्ट मूवमेंट को, और रेशनलाइज करते थे। मतलब रेशनलाइज करने का मतलब रेशनल बनो, रीजनेबल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक। दिस ग्रुप इवेंचुअली बिकम मोस्ट एक्टिव विंग ऑफ ब्रह्मो मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि मैं स्लाइड के थ्रू नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में जल्दी जल्दी चीजों को बताऊंगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक दो चीजें और इन्होंने की थी जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। न्यू डिस्पेंसेशन, नवा विधान। ये थोड़ा सा बंगाल का है कि वो नए न्यू को नवा करते हैं, ठीक, नवा बोलते हैं। तो नवा विधान में क्या था, नवा विधान में उन्होंने ये बोला था कि हार्मनी होनी चाहिए सारे रिलीजन के साथ में, ठीक। जैसे उन्होंने क्लेम किया सोक्रेटिस को, बुद्धा को, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को, और मोहम्मद को, कि ये सब जो भगवान के मतलब जो भगवान का प्लान है उसके पार्ट्स थे। तो हमें ये नहीं, अलग-अलग धर्म नहीं मानने चाहिए, हमें मानना चाहिए कि सब में एक हार्मनी होनी चाहिए, ठीक? और उसके बाद उन्होंने कहा कई सारे रिचुअल्स ले आए कि फायर, वाटर, फ्लावर, और अटेम्प्टिंग टू ब्लेंड हिंदू सिंबल विद मोनोथेइज्म। इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा हिंदू सिंबल को ब्लेंड करने की कोशिश की उन्होंने मोनोथेइज्म के थ्रू। हिंदू सिंबल में आपको पता होगा बहुत कुछ ऐसा था कि बहुत सारे देवी-देवता हैं, 33 करोड़ या 33,000 करोड़, थोड़ा-सा मुझे इतना नहीं मालूम है। इतने करोड़ देवी-देवता हैं, तो मोनोथेइज़्म को आप जब फ़ॉलो करोगे, तो आपको किसी न किसी के तो अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ठीक? ऐसा ही कुछ होता है इनके साथ में। और 2-3 बातें इन्होंने और की थी। इसके लिए क्या कहते हैं कि आप रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी को फ़ॉलो कर सकते हो। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप मोनोथेइज़्म को फ़ॉलो करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करो, रीज़नेबल थिंकिंग्स करो, ठीक? वही चीज़ें उन्होंने नवा विधान में डाली उठा के। दूसरी 1-2 बातें इनकी और थी कि आर्य समाज में के जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने कहा था कि आप हिंदी को प्रमोट करो। मतलब इंडिया लेवल पे हिंदी की, ये मैंने जो साइकोलॉजिकल यूनिटी, ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक तो था कि आर्य समाज के जो फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती जी, उनसे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप हिंदी को प्रमोट करो ऑल ओवर इंडिया। एक आपकी यूनियन लैंग्वेज होनी चाहिए। यूनियन लैंग्वेज मतलब जो यूनिटी ले आए। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लैंग्वेज है, तो लोग समझ नहीं पाते ना एक-दूसरे की भाषाओं को। तो कनेक्शन कैसे डेवलप होगा एक-दूसरे के बीच में? तो हिंदी के थ्रू। और दूसरी बात ये है ना, ये पहले ऐसे लीडर थे जो ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, अलग-अलग स्टेट में इन्होंने विज़िट किया। आप ऐसा मान लो कि अंग्रेजों ने रेल चलाई ऑल ओवर इंडिया के लिए, उससे पहले इन्होंने पूरे देश को फिजिकली नहीं, मेंटली कनेक्ट कर दिया था अपनी बातों से, अपनी बुक से, खुद के विजिट से, ठीक। कनेक्टिंग द डॉट्स और साइकोलॉजिकल यूनिटी की बात करते हैं कि आप जो, अब हम नेशनलिज्म करते हैं ना, उन्होंने कहा कोई रिलीजन नहीं, आप ये सारे रिलीजन का सार यही है कि आप एक देश मानो, इंडिया मानो। इन्होंने नेशनल इंटेलिजेंसिया को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि आप एक देश के हैं, आप किसी छोटे-छोटे स्टेट के नहीं, किसी धर्म के नहीं हैं। आपको अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ना है, तो आप इंडियनिज़्म को फ़ॉलो करेंगे, ठीक? आप इंडिया के हैं, ये आप फ़ॉलो करेंगे, आप भारतीय हैं, ये आप फ़ॉलो करेंगे, ठीक? वही कॉमन टंग वाली बात जो मैंने आपसे कहा था कि पूरे संस्कृत के बजाय आप चीज़ों को हिंदी में प्रीच करना स्टार्ट करो, आर्य समाज के लोग। अब अगर एनालिसिस बता दें, एनालिसिस क्या है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, कि देखो, देवेंद्रनाथ टैगोर जो हमारा कल्चर था उसके प्रिजर्वर और फिलोसोफर थे। ये कल्चर के डिस्ट्रॉयर नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे कि बहुत रैपिडली चीज़ों को रेडिकलाइज़ किया जाए, तो काइंड ऑफ थोड़ा-सा डिस्ट्रॉयर आप मान सकते हो, और नए कल्चर को बनाना चाहते थे। अप्रोच क्या था? ये थोड़ा एलीट लोगों के साथ में ज़्यादा बात हुई, मतलब इनका जो क्या कहें आप, ऐसा मान सकते हो कि जो इनकी कल्चरल डेवलपमेंट की थियरी थी या सोशल रिफॉर्म की थियरी थी, थोड़ा, क्योंकि अभी आप बहुत मास
मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो जो एलीट ग्रुप के लोग थे उनके साथ में इनकी बातचीत होती थी। इनका था कि मास बेस्ड होना चाहिए। ये चाहते थे कि जो यूथ है ना उनको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव करके रखो। यूथ सडनली अगर बहुत रेडिकलाइज़ हो गया तो शायद हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा ना हो। ये चाहते थे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक? जैसे आप महात्मा गांधी जी को देखते हो कि वो यूथ को कहते थे कि आप अहिंसा को फ़ॉलो करो। और वहीं जो हमारे ये समझ लो कि रिवॉल्यूशनरीज़ थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो चाहते थे कि हमें मास मोबिलाइज़ेशन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी को डर ये था कि अगर ऐसा करते हैं हम और इन्होंने कुछ ऐसा रिबेलियन कर दिया, रिबेलियन करने का मतलब ये होता है रिवोल्ट कर दिया आपने, आप लड़ाई झगड़े में आ गए, तो गवर्नमेंट को ईज़िली ये मिल जाता, मौका मिल जाता है कि आप सामने वालों को मार सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हर्ट कर रहा है, ठीक? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप बातों को समझो, ठीक? ये चीज़ें थी। लीगेसी क्या थी इनकी? देवेंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन, और दूसरी लीगेसी रवींद्रनाथ टैगोर। आप कहीं मान, ऐसा है ही नहीं कि ये बात ना मानो आप, ठीक? और इन्होंने सिविल मैरिज एक्ट, जिसको आप नेटिव मैरिज एक्ट कहते हो, पैन इंडियनिज्म को फॉलो किया, और न्यू डिस्पेंसेशन की थियरी, ठीक? ये पैन इंडियनिज्म को मान सकते हो। तो इस वीडियो में शायद इतना ही है। लीगेसी ऑफ लाइट, आप इसको देख लो क्या है। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री विद अस, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसे ही 100 लाइक्स होता है मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड है, यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड है। तो आप जा करके चैनल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे नए वीडियो की लिंक्स आपको मिल जाएंगी, कुछ और चीज़ें, क्योंकि जब मैं नहीं अवेलेबल होता हूँ, वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन अब मैं आपको जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो शेयर करूँगा। हाँ, कुछ मैं जैसे बीच-बीच में जो करंट की वीडियोज़ हैं उन्हें डालूँगा। वो इसलिए नहीं कि यूपीएससी में पूछी जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी-सी इंटरनेशनल अफेयर की समझ होनी चाहिए, इसलिए बीच-बीच में मैं करंट की या इंटरनेशनल अफेयर या इंडिया लेवल, कोई भी जो भी मुझे सही लगेगा, ये नहीं कि डेली बेसिस पे, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसे डालूँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। और आप सभी से दरख्वास्त है मेरी कि आप उसे भी देखें। इसके बाद जो पेपर की बात रही, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के पेपर्स को मैं साथ में करवाऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक? यूपीपीसीएस। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को देखते रहें। थैंक यू।